ठीक। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना घटी, उसके बाद से ही विद्यार्थियों की मांग थी कि मैं इस पर अपनी बात रखूं, लेकिन मुझे लगा कि शांत दिमाग में ही, शांति में ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार हो रहा था कि आतंकवादी घटना घटने के बाद और इसके बाद हम लोग इसको समझें, या कह सकते हैं कि पहलगाम में घटना घटने के बाद पूरे देश में, विदेश में इसके प्रति लोगों में गुस्सा आया। गुस्से होने के बाद दोनों देशों ने अपने अनुसार तैयारी की और एक छोटा सा युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच भी हुआ। इन सब के बीच चीज़ों को समझना एक मुश्किल काम रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी शांति आ जाए, तब हम लोग इस विषय पर गंभीरता से, गहराई से बातचीत कर सकते हैं। आज का विषय जो हमने रखा है, आतंकवाद और बाजार। उसके पीछे मूल कारण यह है कि आतंकवाद की जो समस्या है या आतंकवाद से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे लगातार चर्चा होती रही है, लेकिन इसके एक दूसरा जो दृष्टिकोण है, जिसमें कि नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, आज हम लोग उस पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बहुत पहले, मैं कह सकता हूँ 1776 में किताब आई द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1000 पन्नों, क्योंकि मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी और मेरा रिसर्च ग्लोबलाइजेशन पर, और ग्लोबलाइजेशन को समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे, और वो भी क्योंकि इसका हिंदी वर्जन उपलब्ध नहीं है, और आज से 10-15 साल पहले अगर वेल्थ ऑफ नेशंस पढ़ना किसी को हो, वो भी भारतीय बच्चे को, तो ये हमेशा से चुनौती रही है। इन्होंने जो बाजार की संकल्पना प्रस्तुत की, या बाजार के बारे में जो एडम स्मिथ कहना चाहते हैं, और आज अगर एडम स्मिथ होते तो वो अपने बातों में सुधार करते, और सुधार करते करते उन्हें महसूस हो जाता कि जिस बाजार की उन्होंने संकल्पना की थी अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में, अब वह बदल चुका है। इतना ही नहीं, कार्ल मार्क्स की जो किताब है दास कैपिटल, जो 1867 में आई, और उसका तीसरा पार्ट आते आते 1894, दास कैपिटल, मैं उसे अभी तो मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं इस किताब को ले आया, इतनी मोटी किताब। उन्होंने पूंजी की अवधारणा, और मुझे लगता है कि कार्ल मार्क्स ने जितने अच्छी तरीके से पूंजीवाद को समझाया है, उतना कोई भी चिंतक नहीं समझा पाया। फिर भी आज अगर कार्ल मार्क्स होते और वो बाजार को समझने का प्रयास करते, तो उन्हें भी बहुत सारी नई चीजों को जोड़ना है। इस तरह दो विचारकों का जो अध्ययन, मुझे कार्ल मार्क्स को समझने में 3 साल लगे। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा जो इतिहासकार रहे हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उनके साथ चर्चा, डिस्कशन के बाद समझ पूरी तरह से बन पाई। और मुझे आज लगता है कि कार्ल मार्क्स ने भी जो बाजार की संकल्पना सोची थी, या जो पूंजीवाद को जितना खतरनाक माना था, आज शायद पूंजीवाद उससे ज्यादा जोखिम पैदा कर रहा है पूरी दुनिया में। तो हम लोग इस बाजार को समझेंगे, और पहले हम लोग आते हैं आतंकवाद पर, क्योंकि मुख्य मुद्दा आतंकवाद को लेकर है। फिर हम लोग उसके साथ सोचेंगे कि बाजार की क्या भूमिका होती है। शुरू में मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी समस्या का ना तो कोई एक कारण होता है, ना तो किसी समस्या का एक समाधान होता है। तो आज का शीर्षक जो चर्चा है, ऐसा नहीं कि आतंकवाद का कारण बाजार है, आतंकवाद के कई कारण होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। उसमें एक नया डायमेंशन बाजार की ओर से जुड़ा है, जिसे आज हम लोग अलग तरीके से समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, या बहुत सारे जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने आतंकवाद की पूरी संकल्पना को ठीक तरह से ना समझा हो, या वो जानते भी हों, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पर हम लोग आतंकवाद को समझेंगे, और फिर इसको देखेंगे कि किस तरह आतंकवाद और बाजार का आपस में संबंध स्थापित हो रहा है। अब एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, कि जब मुंबई में ब्लास्ट हुआ, जाहिर सी बात है कि मुंबई में आतंकवादी हमला होता है,
26/11। और जब आतंकवादी हमला हो जाता है और इतने अधिक लोग मार दिए जाते हैं, तब एक स्टेटमेंट आता है गृह राज्य मंत्री का कि अच्छा है आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या है कि क्या हत्या होने के बावजूद भी उनके मंसूबे को हम मान सकते हैं कि वो निष्फल रहे? या छोटा उदाहरण और देख लें इसको और समझने के लिए कि आखिर अगर पहलगाम में जो घटना घटी उसमें सबसे ज्यादा जिसने दिल दहलाया या पूरी दुनिया को प्रभावित किया वो ये था कि आतंकवादियों ने हत्या करने के पहले धर्म पूछा और धर्म पूछकर हत्या की, और साथ में ये मैसेज भी दिया कि भाई बता देना। इसका अर्थ क्या हुआ? आखिर आतंकवादियों को ये करने की क्या जरूरत पड़ी? इसके अतिरिक्त अगर याद और पुराने में चलते हैं, अक्षयधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादी हमला होने के बाद ये भी चर्चा में आया था कि एक छोटी बच्ची से गायत्री मंत्र सुना गया, फिर उसकी हत्या हुई। आखिर यह एक्शन क्यों लिया जाता है? इससे हम लोग कुछ आतंकवाद को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कुछ अलग अलग मैं उदाहरण दे रहा हूं जिसको कि हम लोग बाद में समेटेंगे और इस विषय को अच्छी तरह से समझने में ये हमारी मदद करेगा। आतंकवाद, जाहिर सी बात है आतंकवाद की जो परिभाषाओं पर अगर हम अलग अलग विचार करें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ परिभाषा दी है या अलग अलग जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें परिभाषा दी गई है, लेकिन यहाँ पर सार्वभौमिक रूप में हम लोग उस अवधारणा को समझते हैं जिसे आतंकवाद को हम लोग सिद्ध कर सके या पुष्ट कर सके। उदाहरण के तौर पर जैसे गणित में होता है फॉर्मूला, मान लो 2 धन 2 बराबर 4, या कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। लोग कहते हैं, हम लोग फिलॉसफी में से चिंतन किया जाता है कि मैथ गणित है, फिर साइंस है, उसके कथन अनिवार्य होते हैं। ये फार्मूला कहीं भी आपको चाल निकालनी हो, चाहे रेलगाड़ी की चाल निकालनी हो, चाहे हवाई जहाज की चाल निकालनी हो, आप इस फार्मूले का प्रयोग करके करेंगे तो निष्कर्ष आ जाएगा। तो क्या उसी तरह हम लोग आतंकवाद को परिभाषित कर सकते हैं कि आतंकवाद होता क्या है? जाहिर सी बात है कि उस समय अगर संक्षेप में देखा जाए तो आतंक केंद्र में है। इसका सरल से देखा जाए कि जब भी कोई व्यक्ति हिंसा करता है तो जरूरी नहीं है कि वो आतंकवादी हो। जैसे अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारे माफिया इस देश में हो चुके हैं। जैसे हाजी मस्तान के बारे में बड़ी चर्चा होती थी कि वो माफिया था, बदमाश था, लेकिन वो आतंकवादी नहीं था। लेकिन दाऊद इब्राहिम आतंकवाद की श्रेणी में आता था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है कि सिर्फ आतंक या हिंसा करना ही आतंकवाद को परिभाषित नहीं करता है। इसके लिए कुछ और चीजें चाहिए। आतंक साधन हो सकता है, लेकिन किस चीज का साधन हो सकता है, इसे संक्षेप में अगर हम लोग समेटे तो हम लोग इसको 2 शब्दों से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहला है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है और फिर उसका साधन क्या इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन के लिए, लक्ष्य क्या है? सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, और हम जब इसका साधन हिंसा को बनाते हैं तो वह आतंकवाद कहलाता है। एकदम क्लियर है कि इसका लक्ष्य क्या है? सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन या सामाजिक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए मुख्यतः। और सामाजिक राजनीतिक में जाहिर सी बात एक धार्मिक मुद्दा अपने आप सम्मिलित हो सकता है। जब किसी सामाजिक राजनीतिक बड़े परिवर्तन करने के लिए विचारधारा के स्तर पर आप हिंसा का सहारा लेते हो तो यह आतंकवाद की श्रेणी में आ जाता है। और अभी भी इस समय जिस समय मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा तक हम लोग नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन इसको दार्शनिक दृष्टिकोण से इन 2 बिंदुओं के आधार पर हम ये कर सकते हैं। जब कोई माफिया, ठीक, जब किसी की हत्या करता है तो उसका लक्ष्य सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन करना नहीं होता है, उसका अर्थ अपना व्यक्तिगत या
सामूहिक हित हो सकता है। लेकिन वही जैसे दाऊद इब्राहिम इसके पहले माफिया थे, लेकिन जैसे ही उसने अयोध्या मुद्दे को लेकर सीरियल ब्लास्ट कराया, तब से वो आतंकवाद की श्रेणी में आ गए। इसका अर्थ जो कंप्लीट आता है कि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए हिंसा का सहारा लेना, यह आतंकवाद की श्रेणी में आ जाता है। ये इसकी मूल परिभाषा है, जिसके की अवधारणा के तौर पे जिसका प्रयोग अलग अलग जगहों पर आप दे सकते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, उनका एक मुद्दा होता है, सोशल और पॉलिटिकल मुद्दा होता है। उस मुद्दे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए या उस मुद्दे को और प्रभावशाली बनाने के लिए वो हिंसा का सहारा लेने पड़ता है। इसके साथ साथ एक और चीज होती है, अगर इसको समझे हम लोग सारांश में कि ये क्या है, ये हमने समझ लिया क्यों है। अगर हम इसमें देखें तो इसको बहुत सरल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी आतंकवाद क्यों पैदा होता है, जब भी किसी समूह में सापेक्षिक वंचन की भावना आ जाए, इसको किसी समूह में सापेक्षिक वंचन की भावना आ जाए। पहला है ये क्यों होता है, किसी समूह में सापेक्षिक वंचन की भावना आ जाए, और दूसरा इस वंचन से निपटने का एकमात्र आधार या साधन हिंसा ही नजर आए। ठीक, जब किसी समूह में सापेक्षिक रूप से वंचन की भावना आना, इसका अर्थ क्या है कि जब भी किसी ग्रुप को या समूह को यह लगने लगता है कि अन्य के मुकाबले उसे वंचित किया जा रहा है, अन्य के मुकाबले उसके अधिकारों को छीना जा रहा है, तब उसमें एक विरोध की भावना पैदा होती है। और यह विरोध की भावना आना सामूहिक रूप से होता है, किसी समूह में हो सकता है, किसी जाति समूह में हो सकता है, किसी धार्मिक समूह में हो सकता है, किसी क्षेत्रीय समूह में हो सकता है। इस वंचन की भावना आने के बाद फिर उनको यह महसूस हो जाए कि इसका समाधान अहिंसा से नहीं हो सकता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं हो सकता है, तब वह हिंसा का सहारा लेते हैं या हिंसा का सहारा लेने के पर आ जाते हैं। तो ये आतंकवाद की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। इसका मतलब है कि इसमें दो चीजें हैं, एक किसी समूह में सापेक्षिक वंचन की भावना, पहला कि उन्हें अन्य के मुकाबले वंचित किया जा रहा है, उनका अधिकार छीना जा रहा है, और फिर इससे निपटने का तरीका उन्हें हिंसा में समझ में आए, तब आतंकवाद पैदा होता है। पूरी दुनिया में जहां जहां भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, वहां पर मूलतः ये दो लक्षण आपको सरलता से दिख जाएंगे। श्रीलंका का अगर आप लिट्टे का उभार देखें, कि जिस समय श्रीलंका को आजादी मिली थी, उस समय तमिलों का वर्चस्व था, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक हर जगह पे था। तमिल भाषा का भी वर्चस्व था। लेकिन देखा गया कि आजादी के, श्रीलंका के आजाद होने के बाद 70-75 आते आते तमिल वहां के लोग जो थे वो दोयम दर्जे पर आ गए, सापेक्षिक रूप से वंचित किए जाने लगे। तब जाके लिट्टे संगठन हमारे सामने आता है एक आतंकवादी संगठन के तौर पर। यहां पर एक बात विशेष तौर से देखनी है, जिसपे हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है, वो है कि वंचन की भावना आने की जरूरत है, लेकिन वंचन के लिए जरूरी नहीं कि वास्तव में वंचन हो रहा हो, वास्तविक वंचन हो यह जरूरी नहीं है। कहीं कहीं आपको वास्तविक रूप से वंचित नहीं किया जाता है, लेकिन अगर लोगों में भावना भर दी जाए कि उन्हें अन्य के मुकाबले वंचित किया जा रहा है, तब भी आतंकवाद पैदा हो सकता है। जैसे अब हम लोग ये मान सकते हैं कि जैसे कश्मीर में
कश्मीर में क्या वहां के रहने वाले जो मूल कश्मीर के लोग हैं, क्या उनके अधिकार छीने गए? क्या उनको ऐसा लगा कि उनके, जैसे इस अगर वर्तमान दौर देखा जाए तो करोड़ों रुपए का वहां पर्यटन उद्योग चल रहा है, बहुत सालों से वहां शांति बनी हुई है, लेकिन आज के दौर में अगर कोई ये कहे कि नहीं, वहां पर कश्मीरियों का शोषण हो रहा है, कश्मीर के लोगों को शेष अन्य देश के या जो अन्य धर्म के लोग हैं या अन्य जो राज्य के लोग हैं वो प्रताड़ित कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, तो ये भावना अगर भर दी जा रही है, वास्तव में नहीं है, फिर भी अगर वह भावना भर दी जा रही है, तब भी ये आतंकवाद के स्वरूप में आ सकता है। इसलिए मुख्य मुद्दा ये होता है कि आपको वास्तविक रूप से वंचित किया गया है या नहीं किया गया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर लोगों को उकसा दिया जाए, प्रोपेगेंडा फैला दिया जाए, तब भी आतंकवाद अपने स्वरूप में आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, आतंकवाद का मूल आधार ये आ जाता है हिंसा, और हिंसा के माध्यम से वो परिवर्तन करना चाहते हैं। अब अगर हम देखें और दुनिया के जहां जहां देखें, ISIS जो आतंकवादी संगठन पूरे विश्व में इतने व्यापक तौर से आया, उनका मुख्य मुद्दा ये था कि जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, यहाँ तक कि चाहे वो शिया मुस्लिम हो, उनका ये मानना था कि जो सुन्नी मुसलमानों को के खिलाफ पूरी दुनिया अभियान चला रही है। सद्दाम हुसैन के पतन के बाद, जब सद्दाम हुसैन का पतन हुआ, वो सुन्नी मुसलमान थे, तो इसलिए लोगों में ये विचार पैदा हुआ कि अमेरिका जैसे विकसित देशों ने या पश्चिम के देशों ने जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ या सुन्नी धर्म के खिलाफ ये अभियान चलाया, जिसके करने के लिए उन्हें हथियार उठाना पड़ेगा। आप पूरी दुनिया में अलग अलग इन तरह के उदाहरणों को हम लोग देख सकते हैं। तो बहरहाल यहां पर जो मुख्य मुद्दा ये आया कि हमें ये जो वंचन है, इस वंचन से निपटने का आधार हिंसा के तौर पर हमारे सामने आता है। तो संक्षेप में आतंकवाद के बारे में हम लोगों ने यह बातचीत की है। अब अगर देखा जाए इस परिवेश में, अगर आतंकवाद के इतिहास में हम जाते, जब फिलिस्तीन और इजराइल मुद्दे को लेकर जब वहां पर इजराइल की खिलाड़ियों की हत्या हुई, तो उसके बाद सार्वजनिक रूप से, मतलब कि पूरी दुनिया के सामने जब विश्व प्रतियोगिता चल रही थी, तो वहां पर इस फिलिस्तीनियों ने अपनी आवाज पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की। इस तरह की हत्या की बहुत सारी घटनाएं पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से होती रही है। अब इसमें जो मुख्य मुद्दा ये है, जो नया ट्रेंड यहां पर विकसित हुआ है, वो आता है बाजार का, कि आखिर बाजार की इसमें क्या एक नई भूमिका आ गई है। मेरा मानना यह है कि जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि एक शायद शेक्सपियर ने यह कहा है कि जब नाटक की शुरुआत में आपको मंच पर तलवार लटकती नजर आ जाए, तो समझ लेना कि इस तलवार का इस्तेमाल पूरे नाटक में कहीं ना कहीं होना है। तो हमने शुरुआत बाजार से की थी, और अब हम लोग देखते हैं इस पूरे एपिसोड में, मतलब जो आतंकवादी घटनाएं पूरी दुनिया में घट रही हैं, उसमें बाजार और मीडिया का किस तरह से नया रोल आया है। जैसा शुरू में मैंने कहा कि जब कोई आतंकवादी घटना इसलिए की जाती है, धर्म पूछ के अगर किसी की हत्या की जा रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है वैमनस्य फैलाना, वैमनस्य, घृणा। अगर किसी भी आतंकवादी घटना के बाद अगर कोई हत्याएं हुई है, उसके बाद अगर देश में वैमनस्य और घृणा फैल गई, तो आतंकवादी अपने टारगेट या मंसूबों में कामयाब हो गए। अगर पहलगाम घटना के बाद अगर भारत में दंगे हो जाते, या हिंदू मुस्लिम राइट हो जाता, या फिर हिंदुओं में एक गुस्सा आ जाता कि देखो हमारा धर्म पूछ के हमारी हत्या की गई है, तो हमें दूसरे धर्म वाले से बदला लेना है, तब यहां पर आतंकवादी सफल हो सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये भारतीय जनता की जागरूकता है, या कह सकते हैं कि भारत के जो इस समय नेतृत्व चल रहा है भारत देश में, उन्होंने, प्रशासन ने, लोगों ने बहुत समझदारी से इसके लिए किसी मुस्लिम को जिम्मेदार नहीं ठहराया, कश्मीरियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया, इसके लिए बहुत समझदारी से पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, और इसी पैटर्न पर आगे बढ़कर हमने आतंकवादियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया।
यही हाल अगर देखें 26/11 के हमले में कोई दंगा नहीं हुआ, उसके बाद उसमें आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जब भी दंगे होंगे तब भी उसमें बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, और यही आतंकवादी पूरी दुनिया में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं अपने कृत्यों के आधार पर, ताकि मुद्दा उठे और धीरे धीरे घृणा का भाव फैलने लगे। इसके अगर आप देखें इसे मीडिया के रोल के तौर पर, आपको याद होगा 9 और 11 की जो ना, या सरल से उसको हम 2 ट्विन्स टावर अमेरिका में 2001 में आतंकवादी हमला हुआ। कहते हैं कि ये हमला पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी बदल गई। उस समय जॉर्ज बुश ने यहां तक कहा था, या तो आप मेरे साथ हैं या तो आप मेरे दुश्मन हैं। मतलब, और कहते हैं कि बाद में जब मूल्यांकन हुआ कि उस एक घटना ने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बदलते हुए अमेरिका को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसे हम लोग किसी और लेक्चर में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते समय डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपने सबको ने वो घटना देखी होगी, 2 टावर हैं, 2 टावर गिर रहे हैं और प्लेन ऐसे आ रहे हैं, टकरा रहे, गिर जा रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने कोई डेड बॉडी देखी अभी तक? अगर आप याद करें, मेमोरी को अपने ले जाएं कि 2 टावर हवाई जहाज जा रहे हैं, टावर गिर रहे हैं, बस। इसके बाद टावर का गिरना दिख रहा है, लेकिन आज तक एक भी डेड बॉडी की फुटेज कहीं नहीं। मैं तो एक बार शायद बीबीसी या डिस्कवरी पर एक 2 घंटे का प्रोग्राम आ रहा था, उसी घटना पर मैं 2 घंटे लगातार बैठ के देख रहा था, तो मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ दिख जाए, लेकिन उसमें भी टावर गिरा, धूल धक्कड़ दिए, लोग भागते दिखाई दिए, लेकिन उसमें कोई खून नहीं दिखाई दिया, कोई हत्या नहीं दिखाई दी। इसका मतलब क्या है कि मीडिया ने वहां की बहुत समझदारी दिखाई, और मीडिया की समझदारी से क्या हुआ कि आतंकवादियों का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया। उस समय मुझे याद है कि हम लोग नई आजादी उद्घोष पत्रिका में मुझे एक लेख लिखना था, तो उसमें हमने लिखा पकाया था, सर्वे कह रहा था कि इस घटना के देखते घटना के बाद पूरे अमेरिका में 3 महीने तक चीजों का उपभोग बहुत बढ़ गया, पूरा अमेरिका डर गया। और कल्पना करें, जो आतंकवादियों का प्लान था कि टावर गिरेगा, और जो ऑफिशियली 3-4 हजार लोगों की मरने की बात होती है, और हम कहीं हजारों लोगों की डेड बॉडी ऐसे पड़ी अमेरिका देखेगा तो अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन मीडिया ने समझदारी दिखाते हुए कोई भी फुटेज जारी नहीं किया। हमें याद है कि हम प्रयागराज में यहाँ जो चर्च है वहां पर हम लोग शोक के लिए गए हुए थे, आत्मा की शांति के लिए गए थे। वहां में खड़ा तो मुझे लग रहा था कि केवल हमने टावर दिखा, लोगों की इतनी डेड बॉडीज नहीं दिखी कहीं पर। ऐसा लग रहा था। एक विद्यार्थी ने, एक साथ ने मुझसे पूछा कि क्या वाकई में लोग मरे हैं इतने? मैंने कहा यही मीडिया की खूबी थी, क्योंकि मैं मीडिया का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए मुझे समझ में आता है कि आतंकवाद, मीडिया का जो रोल है, मैं इसका विश्लेषण कर सकता हूं, वो आतंकवाद के बढ़ाने घटाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए 2001 का जो ट्विन्स टावर की घटना, कि हमारे पास उस तरह के दहलाने वाले फुटेज हमारे सामने नहीं है, जिसका लाभ क्या हुआ, अमेरिका अपने देश में वो डरने से, आतंक के आगोश में चले जाने से बचाने में सक्षम हुआ है। और भारत में भी इस बार भी हम लोग ने देखा होगा कि ना दंगे हुए, ना लोगों में इस तरह का वैमनस्य आया हुआ है। अब एक जो दूसरा एंगल है वो आता है बाजार। इससे बाजार को हम लोग थोड़ा सा जोड़ते हैं। अभी तक सामान्यतः परिभाषा में, चाहे एडम स्मिथ परिभाषा हो, चाहे जितने भी अर्थशास्त्री हैं, सभी की परिभाषाओं में अगर हम देखें तो बाजार का जो रोल आता है वो आता है कीमत तय कहना, वस्तु और सेवा का विनिमय करना, ठीक, लेन देन, ठीक, पूंजी का रोल आता है, पूंजी का वितरण, ठीक, इसके साथ साथ उत्पादन जुड़ा रहता है। ये मूलतः बाजार का ये काम शुरू से रहा है। शुरू में गांव में जो बाजार लगते थे वो भी इसी तरह थे कि जहां पर लोग अपनी वस्तुएं लेके आते थे, वहां पर बाजार की वस्तुओं का विनिमय होता था। विनिमय होने के बाद जिसको जो आवश्यकता थी वो पूर्ति करता था। और एडम स्मिथ, अगर आप इनका पढ़ें, इनका जो 7वां चैप्टर, से बहुत अच्छा कहते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस के तौर पे कहते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि अगर बाजार अपने वास्तविक रूप में सही ढंग से काम कर रहा है
तो वो सभी लोगों का भला करता है। तो बहरहाल ये बाजार की जो मूल संकल्पना है वो अलग अलग समय से बदलती रही है, लेकिन सब में मुख्यतः यही रहा है, कीमत होता है, उत्पादन का रहा है, वस्तु सेवा का वितरण का रहा है, फिर उसके बाद रोजगार की संभावना रहती है, फिर उसके बाद अलग अलग उपभोक्ताओं को विकल्प मुहैया कराता है। इस तरह बाजार ये काम करता रहा है। लेकिन जो पूंजीवाद 20वीं शताब्दी करते करते 21वीं शताब्दी में हमारे सामने आया है, बाजार ने एक नए रोल की कहते हैं कि नए रोल में अपने को बैठा लिया है, जो सीधे दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारे इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में बाजार का जो नया रोल है वो है ग्लैमर पैदा करना। और ये जो ग्लैमर है ये बाजार के केंद्र में आ चुका है। जैसे मैं कहता हूं पुरानी चीजों को अगर कर दे तो जो देखिए बाजार में प्रतिस्पर्धा शुरू से रही है, प्रतिस्पर्धा की बाजार हमेशा करता है, लेकिन बाजार अपने हित के लिए एक ग्लैमर पैदा करता है। और ये जो ग्लैमर है यह एक तरह से शुरुआत में इसको कभी कभी हम लोग एक ब्रांड वैल्यू के तौर पे लेते हैं, ब्रांडिंग करना, इसको भी हम लोग अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। ठीक, अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि बाजार हर विषय में, पहले ये सिर्फ वस्तुओं के विषय में था कि ये वस्तुओं के विषय में ब्रांडिंग करता है, और ब्रांड इसलिए किया जाता है ताकि उसको बेचा जा सके। लेकिन अब किसी भी चीज को जब ग्लैमराइज कर रहे हैं तो ग्लैमराइज करने का लक्ष्य ये नहीं है कि उस वस्तु को बेचना भी है, बल्कि उससे चर्चा में बनाए रखना है, जिसका लाभ तो ये होता है कि वो चर्चा में आ जाता है, लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि वह जो ग्लैमर है वह एक नई तरह की स्थापनाएं करने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा अगर जो ग्लैमर से जो प्रभावित होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, युवा होते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को देखें तो छोटा बच्चा प्रभावित होता है, कोई भी अगर कार्टून से प्रभावित हुआ है तो कार्टून की तरह वो बोलने लगता है। अगर किसी फिल्म स्टार से प्रभावित हुआ है तो उस फिल्म स्टार के चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका वो एडॉप्ट कर लेता है। हम नौजवानों को देखें, नौजवान जिसको भी अपना रोल मॉडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उसकी तरह वो व्यवहार करने लगते हैं। तो ये पहले ग्लैमर स्वाभाविक रूप में होता था। स्वाभाविक रूप का मतलब ये होता था कि जैसे मान लो कोई फिल्म स्टार है, उसकी बहुत अच्छी एक्टिंग पसंद आई है तो लोग उसकी एक्टिंग को पसंद करने लगते थे, उस तरह का व्यवहार करने लगते थे। लेकिन अब ये जो बाजार आया है, इस बाजार ने अलग तरीके से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू किया है। थोड़ा सा अगर हम लोग इस जैसे मान लो आजादी के समय भगत सिंह का एक ग्लैमर था, उसने पूरे नौजवानों को प्रभावित किया। एक टोपी लगा के ऐसा नौजवान जो 18-19 साल का है, 20 साल का, 21 साल का है, उसने देशभक्ति को एक ग्लैमर के तौर पे प्रस्तुत किया। अगर देश के लिए मर मिट रहे हैं तो नौजवान का मतलब ही यही है कि देश के लिए मर मिटना। और इस ग्लैमर ने जो भगत सिंह ने जो प्रस्तुत किया था, उस ग्लैमर का प्रभाव क्या पड़ा कि पूरे नौजवानों को उन्होंने जगा दिया। और भगत सिंह के जो शहादत है उसने पूरे जो नौजवान थे उनको इस बता दिया कि इस दुनिया में सबसे अच्छा काम है, जो सबसे अच्छा खूबसूरती है, तो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, वो देश के लिए मर मिटना। इसलिए हम लोग सामान्यतः देखेंगे कि हम सब आसपास ज्यादातर लोग जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो भगत सिंह से प्रभावित होते हैं। इसी तरह का अगर आप ग्लैमर देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने पूरे भारत के सामने रखा, अलग अलग तरीके से रखा होता है। तो एक ग्लैमर जो पैदा किया जाता है वो तरीका होता है, वो राष्ट्र हित के भी काम आता है, सामाजिक हित के भी काम आता है। यही ग्लैमर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रस्तुत किया था। अब जैसे चर्चा आती है कि भीमराव अंबेडकर ने एक तरह का ग्लैमर पैदा किया कि पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसा हो सकता है, हमें किन किन मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहिए, हमें कौन कौन से मुद्दे उठाने चाहिए। तो अपने समय जो लीजेंड्स लोग हुए, भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, और यहां तक कि अंबेडकर हुए, इन्होंने अपने एक नए तरीके का, एक समाज को आगे ले जाने वाला, देशभक्ति का, लोगों के सामने वो ग्लैमर पैदा किया। यहाँ ग्लैमर एक क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो सीधे समझ में आता है, इसका सीधा सा सामान्य देखे इसका मतलब होता है जो आकर्षण पैदा करे, सामान्य भाषा में चकाचौंध
कर दे, आपको प्रभावित कर दे, इसकी प्रभावशीलता बहुत ज्यादा रहे, तो इस तरह का वो आजादी के बाद भी देखें। इसी तरह कह सकते हैं, एक साथी थे जैसे महात्मा गांधी ने भी अपने समय में कि जो एक सादगी का एक ग्लैमर पसंद का, सादगी और ग्लैमर अपोजिट चीज है, लेकिन महात्मा गांधी ने दिखा दिया कि एक कपड़े में भी हम हैं, तो ये भी एक आकर्षण की बात है, तो इसे कह सकते हैं। बहरहाल तो इस तरह का एक ग्लैमर शुरू से चलता रहा है, ये एक स्वाभाविक रूप में था। आजादी के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पिताजी हमारे पढ़ते थे तो बताते थे कि एक नौजवानों में जो 60 के दशक में जो ग्लैमर पैदा हुआ कि जो पढ़ा लिखा नौजवान होता था वो बंगाल भाग जाता था, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता था। ऐसे ही आपको 75 के बाद दिखता है, 1975 के बाद जेपी मूवमेंट में जब नौजवान सामने आए, बच्चे सामने आए, तो ये भी एक तरह से कि जिसको आप आदर्श मान लें और उस आदर्श के लिए मर मिटने को तैयार हो जाएं, और इस तरह से स्वाभाविक रूप में पैदा हो रहा है। मैं यहां जो बातचीत कहना चाह रहा हूं, ये नई चीज नहीं है, ये स्वाभाविक रूप है पैदा होता है। लेकिन अब इसमें नई एंट्री होती है बाजार की। जब बाजार आता है बीच में, अब बाजार योजनाबद्ध तरीके से इस चीज को चकाचौंध या महिमा मंडित करने का प्रयास करता है, और इसे हर जगह दिखने, जैसे मीडिया का रोल, मीडिया आतंकवाद की घटना को लेकर जिस तरह से स्टेटमेंट जारी होते हैं, या फिर आतंकवाद जो घटनाओं का जिस तरह से विश्लेषण होने लगा है इस समय, उसमें एक प्रभावशालिता पैदा करना, और जिसका निगेटिव असर क्या पड़ा कि आतंकवाद में भी जो आतंकवादी हैं वह भी पहले हो सकता है कि सापेक्षिक वंचन की भावना से बहुत ज्यादा द्रवित हो रहे हो, सापेक्षिक वंचन की भावना से होकर हथियार उठाया है, पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से लोगों ने काम किया है पूरा। लेकिन अब नए ट्रेंड में अब देखें ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या होता है कि उस समय कि अगर ISIS का अगर आप वो देखें जो फुटेज आती है, उसमें म्यूजिक है, अगर तलवार निकाल रहे हैं तो उसका साउंड है, गन लगा के चलते हुए तस्वीरें आ रही हैं, मार्च करती तस्वीरें आ रही हैं, और ये एक तरह से प्रभाव पैदा कर रहा है क्या कि व्यक्ति जो है आतंकवादी बनना भी एक ग्लैमर का मामला हो गया है, और उसकी फुटेज भी। एक में बड़ा अच्छा उल्लेख भी जब एक उदाहरण मिलता है कि केरल से एक शायद हिंदू, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो भी जाके ISIS शामिल हुआ। उसका ज्यादा कि जब उससे कहा गया भाई ऐसा क्यों हुआ कि वो ग्लैमर की बंदूक टांग के चल रहे हैं, फुटेज चल रही है, और तो और कि बहुत सारे जो धर्म के नाम पे जो लोग शहादत दे रहे थे, या धर्म के नाम पे जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं, उनमें मूल लक्ष्य था कि इस शहादत के बाद या इसके बाद अगले जन्म में या फिर बाद में जीवन के बाद हो सकता है उसका फल मिले। लेकिन ये जो ग्लैमर है, ये इसी जीवन में, इसी धरती पर ये आश्वासन देता है कि हम तुम्हें एक शानदार लाइफ स्टाइल देंगे। फिल्मों की लाइफ स्टाइल अलग होती है, वो फिल्मी लाइफ स्टाइल जो कुछ समय के लिए आपको ऐसे लोगों को हीरो के तौर पे लोकप्रिय बनाने का प्रयास करती है जो आतंक या हिंसा में लगे हैं, वो रियल के तौर पर इस बाजार की व्यवस्था के तौर पर आतंकवाद के हिस्से के तौर पर एक नया आयाम इसने जोड़ना शुरू किया है। इसलिए आतंकवाद के बढ़ने में या आतंकवाद के लोगों के एडॉप्ट करने में एक नई चीज आता है कि आतंकवादी बनना भी एक ग्लैमर की बात होने लगी है। अगर अमर सेन को हम लोग समझे या उनके स्टेट या उनके विचारों को ले, तो हिंसा जो है वो कुछ समय के लिए आपको राहत देती है। अगर कोई समाज में जहां पर अगर आपने देखा होगा कि अफ्रीका है जहां लोग खाने में की बहुत दिक्कत है, वहां मोर्टार लेकर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, या ऐसे इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो क्या होता है, गरीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर अगर हिंसा में जो ग्रुप शामिल है उसे कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, उसे कुछ समय के लिए संतोष होता है। और अमर सेन कहते हैं कुछ समय के लिए ये आपको सांत्वना दे देता है। सांत्वना किस बात को दे देता है कि आपके डर को खत्म कर देता है, लेकिन अगले समय के लिए, अगले कुछ समय बाद यह चीजें आपको ज्यादा भयावह तरीके से आपके सामने आती है। लेकिन अभी तक अमर सेन शायद यही रुके हुए थे। अब कहानी एक कदम आगे बढ़ी कि कुछ समय के लिए वो हिंसा से, जो हिंसा है आपका डर खत्म करती है, लेकिन अब एक नई चीज जुड़ गई, अब ये ग्लैमर भी पैदा करने लगी। और ये ग्लैमर तब ज्यादा पैदा हुआ जब मीडिया हमारे सामने उसे वास्तविक रूप में हमारे सामने आने लगा है। इसलिए अब जो मीडिया है, अब ये जो बाजार है, उसका एक एंगल इसमें आतंकवाद के साथ जुड़ गया है, वो है कि इसका बाजार आना
और बाजार के तौर पर यहां मैं उस सामान्य बाजार की बात नहीं कर रहा हूं जो युद्धों के साथ शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है इसके साथ एक बाजार पहले भी काम कर रहा है। हो सकता है कि आज के जो बातों का शीर्षक है आतंकवाद और बाजार, इसलिए बात आपको पहले से भी पता है, लेकिन थोड़ा सा जोड़ दूं कि जब भी आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, जो आतंकवादी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी एक बाजार का हिस्सा है। उस बाजार से, जिस हथियार से मारा गया है, उसकी भी अपनी एक मार्केटिंग है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ड्रोन के हमलों की काफी बातचीत हो रही है कि ड्रोन से हमला यहां हो रहा है, ड्रोन से वहां हो रहा है। तो ड्रोन की भी अपनी मार्केटिंग है। जो देश ड्रोन को बना रहा है और जो ड्रोन को बहुत अच्छी तरह से निष्फल कर रहा है, दोनों कंपनियां या दोनों को वो देश जो इसको बना रहे हैं उनकी मार्केटिंग अलग अलग चल रही है। अगर याद करें सोवियत संघ का पतन, तो सोवियत संघ का पतन हुआ और उसके बाद आप देखें लगातार युद्ध शुरू हुए, और जब CNN चैनल आया या जब इंटरनेशनल चैनलों का प्रवेश हुआ तो एक साफ सा आपको दृश्य दिखता था कि खाड़ी युद्ध के समय मिसाइल यहां से जा रही है, मिसाइल का नाम लिख के आ रहा है, ये मिसाइल इस कंपनी की है, ऐसा ऐसा है, और प्राइस की बात हो रही है और मिसाइल वहां गिर रही है। तो मीडिया के माध्यम से उस मिसाइल की मारक क्षमता को दिखाते हुए एक उद्देश्य मार्केट का ये शुरू से रहा है कि हमें हथियार बेचना है, और इस तरह बाजार पीछे से इन घटनाओं के साथ साथ लगा है। अभी भारत पाक युद्ध हुआ, ठीक, और अभी जो सीज फायर हो गया, आप ये देखिए इसमें कितने हथियारों की चर्चा हो गई है, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए हैं, कौन से हथियार बहुत सबल रहे, इसका आगे आने वाले समय मार्केटिंग पर या खरीद फरोख्त पर असर पड़ने वाला है। इस तरह बाजार आतंकवाद के साथ अपनी एक नई भूमिका में हमारे सामने आ रहा है, और इसलिए जो समझदारी जो हम सबके सामने आती है कि जो हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को ये बताने की जरूरत है कि ग्लैमर किस चीज का होना चाहिए। ग्लैमर देशभक्ति का भी हो सकता है, ग्लैमर एक सच्चे इंसान का भी हो सकता है। हमें याद है कि 90 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो इसी प्रयागराज में कुछ नौजवान जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले थे, प्रभात फेरी हम लोग निकाला करते थे देशभक्ति का गीत गाते हुए। वो ग्लैमर था कि हमें देशभक्ति के लिए आगे आना है। जब डिज्नी कंपनी आई भारत में 90-92 के बाद, तो इंडिया गेट के सामने उसने भारतीय खिलौनों पर हाथी चलवाए। उसका उद्देश्य था, पायरेसी की बात वो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यहाँ डुप्लीकेट खिलौने बनते हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो बच्चे पर्चा बांट रहे थे, हम लोग ने पर्चे बांटे थे, तो एक ग्लैमर आता था कि नहीं, हमें देश के लिए कुछ करना है, ये देशभक्ति का एक आयाम बन जाता है। तो इस तरह जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएं जिसमें इस तरह के ग्लैमर हमारे सामने आए जो हमारे देश और समाज का भला करते हों। और ये जो समझदारी है हमें अपने परिवार में भी दिखानी है, बातचीत में दिखानी है, मीडिया और फिल्मों में भी दिखानी होती है। एक सवाल और पैदा होता है कि क्या नकारात्मक चीजों के तरफ हमारा आकर्षण ज्यादा होता है। जैसे फिल्मों में अगर आप देखें, इस समय जो हिट फिल्में आ रही हैं, चाहे आप अगर देखें KGF फिल्म आई, फिर पुष्पा आई, बहुत सारी फिल्में आई जिसमें बहुत हिंसा है, मार धाड़ है, लोकप्रियता है। तो होता क्या है कि नकारात्मक फिल्मों की तरफ हमारा नकारात्मक घटनाएं हमें तेजी से प्रभावित करती, असहज। सच बोलना चाहिए, सामान्य रूटीन में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमें ज्यादा प्रभावित नहीं करती, विशेषकर बच्चों और नौजवानों को। जैसे फिल्म बहुत चर्चा में आई थी, और जब हम लोग फिल्म एंड फिलॉसफी बातचीत करते हैं, फिल्म का लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ये विलियम गोल्डिंग का उपन्यास था। 1954 में ये उपन्यास लिखा गया और 1963 में इन पे फिल्म बनी थी, और 1990 में दोबारा ये फिल्म बनी थी, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। उस फिल्म में मूल ये था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक पिकनिक मनाने गए हुए हैं। पिकनिक मनाते जाते समय कुछ ऐसा होता है कि उनके जो टीचर्स हैं, तूफान में उनकी डेथ हो जाती है, और एक आइलैंड पर सिर्फ बच्चे हैं और बच्चों का ग्रुप है। तो उसमें रोचक बात ये क्या है कि 4 बच्चे जो उसमें बदमाश हैं और बाकी बहुत सज्जन बच्चे हैं। क्लास का मॉनिटर बहुत सत्य पे चलने वाला है, सज्जन है, लेकिन वो 4 का ग्रुप है, वो बदमाशी करता है, वो जानवरों को मारता है, वो डंडे लेके चलता है। उन्होंने काले रंग का पेंट भी बना लिया क्योंकि वहां पर कोई भी गार्जियन नहीं था। और धीरे धीरे स्थिति ये हो जाती है कि उस आइलैंड में कि जो क्रिमिनल, जो बच्चे बदमाश हैं, उनका ग्रुप बढ़ जाता है, और बाद में जो मॉनिटर उसके 4-5 साथी थे, इनका ग्रुप बहुत छोटा बन जाता है,
और बाद में वो बड़ा ग्रुप जो बच्चों ग्रुप पे प्लान करता है, अगर इन 4 को रास्ते से हटा दिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। उसे मारने के लिए पूरी टीम, पूरी क्लास वाले उसका पीछा करते हैं और कहानी है कि सेना आ जाती है और उन बच्चों को बजा लेती है। इस कहानी ने, इस फिल्म ने बहुत डिबेट पैदा किया कि बच्चे अगर खुले छोड़ दिए जाएं, बच्चों को स्वाभाविक रूप से चयन दिया जाए तो वो गलत दिशा में जाएंगे क्या। अभी भी ये एजुकेशन सिस्टम के सामने एक चुनौती बनी हुई है और उसका एक सहज उत्तर ये भी हो सकता है कि ऐसी चीजें जो नकारात्मक होती हैं या जो कभी कभी हमारे सामने जो हमेशा नहीं घटती हैं वो हमको आकर्षित करती हैं, उनमें एक उत्सुकता पैदा होती है, एक ग्लैमर पैदा होता है और मीडिया की खबर भी इसी पे आधारित होती है। जिसे कहा जाता है ना कि अगर आदमी कुत्ता आदमी को काट ले तो खबर नहीं बनती है, आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बनती है। उसी तरह ये जो नेगेटिव चीजें हैं ये बच्चों नौजवानों को आकर्षित भी करती हैं, इसलिए इनके प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। एक और जो दृष्टिकोण आता है जो नए दौर में आ रहा है, जो ये मीडिया का और जो ये जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहा जा रहा है, इसके एक विशेष रोचक बात है। रोचक बात यह है कि ये अपने ऑडियंस बढ़ाने के लिए, वास्ट टाइम बढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप में हिंसक घटनाओं को ज्यादा चयन करता है। जैसा कि अगर आप युवा हरारी की जो नई किताब आई है नेक्सस, उसमें इस बात का उल्लेख उन्होंने अच्छे से समझाया है। यद्यपि ये पहले से स्थापित तथ्य था, उन्होंने एक उदाहरण लिया है वहां का, मान लो कि म्यांमार का, कि वहां पर जो बौद्ध जो गुरु हैं उनके द्वारा जो हिंसात्मक एक्शन लिए गए रोहिंग्या खिलाफ, उसका प्रचार सोशल मीडिया में AI ने स्वाभाविक रूप में ज्यादा किया। लेकिन वहीं पर जो दूसरे बौद्ध धर्मगुरु थे जिन्होंने इस रोहिंग्या की जान बचाई, उनका उल्लेख कहीं नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि स्वाभाविक रूप से AI है वो अपने लोगों को, दर्शकों को अपने स्क्रीन पर ज्यादा लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए नकारात्मक चीजों को ज्यादा प्रसारित करती है। इसलिए स्वाभाविक रूप में पूरी दुनिया में इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं बाजार की वजह से ज्यादा बढ़ रही हैं। आखिर देर तक टिकाने का लक्ष्य क्या है? बाजार विज्ञापन आ सके। देर तक टिके होगा तो स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ेगा, विज्ञापन ज्यादा मिलेंगे और एक तरह से नकारात्मक चीजों को देखते हुए हमारा जो उस व्यक्ति के प्रति, उस घटना के प्रति एक लगाव पैदा होने लगता है और वही लगाव धीरे धीरे एक हम सबके बीच ग्लैमर पैदा करता है। इसलिए ये जो पहलगाम की जो घटना घटी है, इसमें जो घृणा के तौर पर जो बातें हमारे सामने आई हैं और उस तरह से जहां जहां पर इस घृणा को हमने सच माना तो हमें एक आतंकवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक आकर्षण पैदा होता है, जिसमें पूरी दुनिया में लोगों को आतंकवाद के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने में या फिर नौजवान और बच्चों में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा करने में अहम भूमिका निभाई है। तो इस तरह ये एक विशेष दृष्टिकोण है जिसको कि हमने समझने का प्रयास किया है। कुछ प्रश्न आपके आ रहे थे, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अगले जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग आतंकवाद को नए ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और एक जो नया आयाम है AI के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, बाजार के साथ जुड़ने के बाद जो इस समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती एथिकल चुनौती है और चुनौती इस बात की भी है कि हम इस ग्लैमर से बच सकें और ये जो ग्लैमर है अगर सकारात्मक चीजों को हो जाएगा तब हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, एक समाज को भी बेहतर बना सकेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम लोग इस पे और विस्तार से बातचीत करेंगे। धन्यवाद। अभी एक प्रश्न के तौर पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देखिए सामान्य जीवन में जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, मैं एक उदाहरण बता सकता हूँ कैसे समाज ग्लैमर से प्रभावित होता है। उदाहरण एक विद्यार्थी, मैं जहाँ भोपाल की ओर जा रहा था तो 2 स्टूडेंट्स मिले, तो विद्यार्थी मिले, वो पटना गए हुए थे किसी काम से और उन्हें एक विशेष काम से, उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई हैं वो पटना से उनको बेल मिली हुई है, वो सीवान आ रहे हैं, हम लोग अगुवाई करने गए थे और कहते थे, और उन्होंने जो वर्णन किया कि पूरे रास्ते भर उनका स्वागत होता रहा, पूरा सीवान खाली करा दिया गया और वहां पर आए और वो उसको अपना आदर्श मान रहे थे। दूसरी एक घटना, मेरा क्लास का विद्यार्थी इंद्रजीत IPS,
वो एक झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पे एक बहुत पिछड़े इलाके से आता था। जब उसने बताया सिलेक्शन के बाद, उसने कहा कि पटना स्टेशन उतरने के बाद मेरे गांव तक बाय रोड हम लोग जहां रास्ते में चौराहे पड़ रहे थे, वहां मेरा माला के द्वारा स्वागत हो रहा था, जगह जगह चौराहे पे स्वागत हो रहा था। तो अब सोचिए, दो तरह का ग्लैमर हमारे सामने आया। वो नौजवान बच्चे जो किसी के बेल मिलने पर, किसी क्रिमिनल के बेल मिलने पर इतने उत्साहित थे, उनका ग्लैमर क्या पैदा होगा। और दूसरा वो ग्लैमर जो एक आईपीएस, एक गरीब बच्चे के आईपीएस बनने के बाद जो बच्चों में ग्लैमर पैदा होता है, वो ग्लैमर कैसा होगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि समाज में हम किस तरह से ग्लैमर पैदा कर रहे हैं, और उसमें बाजार की भूमिका सीमित है, हम सबकी भूमिका ज्यादा होगी। प्रश्न और हो सकते हैं, अगले लेक्चर्स में आपके प्रश्नों पर हम लोग दोबारा बातचीत करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं। शांति के साथ हम लोग आगे अपने देश को बेहतर बनाएंगे, इस आशा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।